सो टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स, या तो टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी आएगा या तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी आएगा। बिफोर दैट बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना रह गया था, तो वापस एक बार सारे टैरिफ्स रिवाइज करवा देता हूं। Specific tariff is that tariff where the amount is fixed, percentage is not fixed. Ad valorem tariff is the tariff where percentage is fixed, amount is not fixed. Mixed tariff is ST or AVT, whichever is higher. कंपाउंड टैरिफ में एसटी भी लगेगा, एवीटी भी लगेगा, दोनों टैरिफ लगेगा, तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड टैरिफ। फिर आता है टेक्निकल टैरिफ। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कमोडिटी आर चार्ज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टैक्स, टेक्निकल टैरिफ। फिर टैरिफ भी और कोटा भी। कोटा का मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। सो अप टू अ सर्टेन लिमिट देयर विल बी नो टैरिफ, 0 से लेकर 2500 यूनिट्स नो टैरिफ, ये एग्जांपल है। फिर 2500 यूनिट से लेकर 5000 यूनिट्स तक 5% टैरिफ, 5000 टू 10,000 तक 10% टैरिफ। बराबर है। फिर आता है वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ मतलब टैरिफ का जो अमाउंट रहेगा, परसेंटेज रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन मैन्युफैक्चरर ने केमिकल बनाया 70 रुपीज पर, फॉरेन फर्म ने वही बनाया एट 65 रुपीज। इसका मतलब नेशनल ट्रीटमेंट देने के लिए फॉरेन फर्म पे हम 5 से 7 रुपए का, 5 से 10 रुपए का टैरिफ लगाएंगे, सो दैट इट कम्स एट पार विद द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ऐसे टैरिफ को हम बोलते हैं वेरिएबल टैरिफ। फिर बेटा एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स होते हैं। सारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स को हम सेम ट्रीटमेंट देते हैं, उसको हम बोलते हैं एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। बट कुछ कंट्रीज के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, तो मैं उसको ऑफर करेगा अ प्रेफरेंशियल टैरिफ। नाउ अ प्रेफरेंशियल टैरिफ विल बी ऑफर्ड टू दोज हु आर क्लोज पार्टनर्स। सो जो भी हमारा क्लोज पार्टनर रहेगा उस पे हम जो टैरिफ चार्ज करेंगे, या टैरिफ जो अपने को लगने वाला रहेगा, वो प्रेफरेंशियल टैरिफ। फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैरिफ इज कॉल्ड एज बाउंड टैरिफ, एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैरिफ इज कॉल्ड एज अप्लाइड टैरिफ। बाउंड इज द अपर लिमिट, एक्चुअल इज द अप्लाइड। फिर आता है एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड का मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, टैरिफ का रेट भी बढ़ेगा। सो रॉ मटेरियल्स के ऊपर कम टैरिफ होना चाहिए, फिनिश गुड्स पर ज्यादा टैरिफ होना चाहिए। ऐसे टैरिफ को हम बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। फिर बेटा प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव मतलब कोई चीज का कंजम्पशन को प्रोहिबिट करना है, जैसे कि सिगरेट्स, सिगार, लिकर, लग्जरी कार्स, उस पर गवर्नमेंट प्रोहिबिटिव टैरिफ्स लगाती है। फिर बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स। नाउ टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स का मतलब सामने वाले ने कुछ किया, उसके रिस्पॉन्स में मैंने कुछ तो किया है। तो दो टाइप का टैरिफ, एक एंटी डंपिंग और एक काउंटर वेलिंग। बेटा डंपिंग का मतलब जब कोई कंट्री अपना प्रोडक्ट्स दूसरे देश में उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम दाम पे बेचता है, या तो जो कंट्री में वो सेल कर रहा है उसका जो सेलिंग प्राइस है उससे भी कम दाम में वो दूसरे कंट्री में सेल कर रहा है। सो डंपिंग का मतलब दो चीजें, either the manufacturer of the good sells it at a lower than its cost price in the country other than its own country, या तो it sells at a price lower than the price at which it sells in its own country। मतलब चाइना वाले ने एक कमोडिटी बनाया 100 रुपए में, कॉस्ट 100 रुपये है, वो इंडिया में सेल करता है 80 रुपए में, डंप किया। चाइना में वही प्रोडक्ट को 150 रुपए में बेचता है पर इंडिया में 120 रुपए में बेचता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डंपिंग। अब ये जो डंपिंग हुआ इसके वजह से क्या होगा, ये डंपिंग का एक रिएक्शन आएगा, एक रिस्पॉन्स आएगा। गवर्नमेंट ऐसे कांड के सामने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है।
तूने मेरे देश में माल को डंप किया, तो मैंने तेरे देश के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर पर। कैन आई से दिस इज अ डंपिंग डन बाय अ प्रोड्यूसर। सो उस प्रोड्यूसर ने जो कमोडिटी डंप किया, उस प्रोड्यूस्ड कमोडिटी पे एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब एक गवर्नमेंट ने अपने फार्मर को सब्सिडी दिया, वो सब्सिडी देने के वजह से फार्मर का जो कॉस्ट है वो कम हो गया। यूएस के गवर्नमेंट ने यूएस के फार्मर पर सब्सिडी देकर उसका कॉस्ट प्राइस कम कर दिया, जिसके वजह से इंडिया में यूएस के एप्पल सस्ते बिक रहे। तो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फार्मर, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, government will charge a countervailing duty to offset the effect of subsidy by one producer or by one government. Yes, Lake. सो आई रिपीट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या होएगा? एक गवर्नमेंट ने अपने प्रोड्यूसर को सब्सिडी दिया, वो सब्सिडी देने की वजह से कॉस्ट कम हो गया, जिसके वजह से उसका प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर लोअर प्राइस पे सेल हो रहा है, जिसके वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर इंपैक्ट आ रहा है। तो टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी, I repeat, to offset the effect of the subsidy, the government will charge a tariff which is called as a countervailing duty. बोलो, आर वी ऑल क्लियर? समझ में आया है? श्योर हो? फिर बेटा नॉन टैरिफ मेजर्स में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स विच अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। फिर टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, जैसे कि इंडिया के अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली गाड़ी नहीं आ सकती है, बिकॉज इंडिया के अंदर राइट हैंड ड्राइव चलता है। इंडिया के अंदर जो सॉकेट का पिन होता है वो गोल होना चाहिए, चपटा नहीं होना चाहिए। ऐसे बैरियर्स को टेक्निकल बैरियर्स बोलते हैं। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर क्रोसिन नाम का जो दवा है वो बैंड है, बिकॉज दे बिलीव दैट इट कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ देयर ह्यूमंस। बहुत सारे कंट्रीज में आप अपने कंट्री से फ्रूट्स, नाश्ता, मेडिसिन लेकर नहीं जा सकते हो, बिकॉज दे हैव अ फियर दैट उनका बर्ड्स, उनका एनिमल्स, उनका प्लांट्स, उनका ह्यूमंस का हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट लगाता है एसपीएस, सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी मेजर्स। अब अपना फोकस किस पे है बेटा? नॉन टेक्निकल मेजर्स। नॉन टेक्निकल मेजर में कुछ 12 से 13 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला प्राइस कंट्रोल मेजर्स, इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट के क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा देना, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट कोटा। उसके बाद आता है प्राइस कंट्रोल मेजर्स। नाउ व्हाट आर प्राइस कंट्रोल मेजर्स? बेटा प्राइस कंट्रोल मेजर्स का मतलब, कहना है से मेरे देश में वो याद है वेरिएबल टैरिफ करके कुछ पड़ा था, वैसा ही ये एक नॉन टेक्निकल मेजर है, जहां पर अगर आपका कमोडिटी का प्राइस कम है तो उसको किसी ना किसी तरीके से हम बढ़ा देंगे। मेरे प्रोड्यूसर को बनाने के लिए 70 लगा, तेरे प्रोड्यूसर को बनाने को 65 लगा, मैं कुछ भी करके उसका प्राइस 70 तक लेकर जाएगा। प्रोसीजर्स बढ़ा देगा, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा देगा, टैरिफ बढ़ा देगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्राइस कंट्रोल मेजर्स। फिर बेटा नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग। जब भी इंपोर्ट करना होता है तो लाइसेंस लगता है। सारे लाइसेंसेस ऑटोमेटिकली रिन्यू होते नहीं है। सो जो लाइसेंस ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं हुआ, इसका मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर रिन्यूइंग द लाइसेंस। तो आप मुझे बताइए, क्या हर एक चीज में, क्या हर एक चीज के अंदर हमको
ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग देना चाहिए। ऑटोमेटिक लाइसेंस हर एक चीज में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर कोई आर्म्स, एम्यूनिशंस, ड्रग्स, अगर ऐसा कोई चीज, ड्रग्स तो नहीं, फार्मास्यूटिकल के लिए जो ड्रग्स लग रहा है वो, तो उसको हम लोग हर बार बिना लाइसेंस के या फ्री लाइसेंस के इंपोर्ट करने को अलाउ नहीं कर सकते हैं। बोलो, क्लियर है? फिर बेटा फाइनेंशियल मेजर्स, फाइनेंशियल मेजर के अंदर आपसे एडवांस टैक्स ले लेंगे। आपको बोलेंगे कि वी विल प्रोवाइड यू ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेक्स लगेगा। आरबीआई बोलेगा मैं इससे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड नहीं करेगा। सो बेटा ऐसे बहुत सारे मेजर्स है, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। अभी जैसे कि मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन है, जब इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट इंपोर्ट करना ओपन कर देगा, बट दिस इंपोर्ट्स विल बी अलाउड ओनली टू अ गवर्नमेंट कंपनी जो लोगों का वेलफेयर चाहता है। अगर प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने के लिए दिया तो प्राइवेट सेक्टर तो हायर प्राइस पर सेल करेगा, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये बराबर। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? गवर्नमेंट कोई तो एक कैनलाइजिंग एजेंसी बनाएगा, जैसे कि एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इट इज अ चैनलाइजिंग एजेंसी विच हैज द पावर टू इंपोर्ट व्हेन इन्फ्लेशन, परचेज इट फ्रॉम अब्रॉड एंड सेल इट इन आवर ओन कंट्री एट अ लोअर प्राइस। फिर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का परचेज पॉलिसी। गवर्नमेंट का परचेज पॉलिसी क्या रहेगा? बी इंडियन, बाय इंडियन। गवर्नमेंट बोलेगा कि मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, अगर आप कोई चीज इंडिया में बेच रहे हो तो वो इंडिया में बननी भी चाहिए, मिनिमम कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लैपटॉप इंडिया में बेचना है तो 25% ऑफ द लैपटॉप शुड बी प्रोड्यूस्ड इन आवर ओन कंट्री, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो बाकी का 75%। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। नॉट एवरीबडी कैन गेट द डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। सो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज। नाउ व्हाट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विस? माल तुम्हारा है, लैपटॉप डेल का है, लैपटॉप एप्पल का है, पर उसका जो सर्विसिंग होगा वो इंडियन करेगा। तो आफ्टर सेल सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय इंडियंस, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अपने कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बढ़ेगा। बोलो, बराबर है? क्लियर है? श्योर हो? उसके बाद आता है हमारा, ओके, रूल ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि हर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स अलग लगेंगे, तो हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मतलब पेपर वर्क में उलझा डालो। एंड देन देर इज एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब अ कंप्लीट बैन, उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना अलाउड ही नहीं है, एम्बार्गो लगा डालो, कंप्लीट बैन लगा डालो। फिर बेटा एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स भी है। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स में बैन ऑन एक्सपोर्ट,
बोल सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर। अच्छा, उसके बाद एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। सो बेटा, sanctions and embargoes are connected but they are not the same. Sanction is like a penalty or a restriction, जबकि एम्बार्गो के अंदर देयर कैन बी अ कंप्लीट प्रोहिबिशन और अ पार्शियल प्रोहिबिशन। फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एक्सपोर्ट सब्सिडी देगा तो सामने वाला गवर्नमेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगा। एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट। वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट इज अ सिचुएशन वेयर मैं खुद से ही एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। एक अंडर डेवलप नेशन है, एक डेवलप नेशन है। अंडर डेवलप नेशन ने डेवलप नेशन को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे देश में एक्सपोर्ट मत करो, नहीं तो मेरा डोमेस्टिक इंडस्ट्री मर जाएगा। और अगर मैंने इसका बात मान लिया तो इट इज कॉल्ड एज अ वॉलेंट्री रिस्ट्रेंट। आर वी ऑल क्लियर? सो बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। यूनिट नंबर 2 मेरा इसी के साथ पढ़ाकर हो गया है। यूनिट नंबर 2 और 3, 3 एक्चुअली सेल्फ स्टडी है बेटा। यूनिट 2 के अंदर ये वाली चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पर्पस और इंपैक्ट ऑफ टैरिफ, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टैरिफ इंपॉर्टेंट। और जितना भी एग्जांपल्स मैंने दिया है वो सब एग्जांपल्स यहां पर लिखा हुआ है। नॉन टैरिफ मेजर्स भी लिखा हुआ है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मेजर्स, सब कुछ एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स एक्सेट्रा। आर वी ऑल क्लियर? चल, अब बेटा यूनिट 3, यू टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस और क्वेरीज। क्योंकि यूनिट 3 इज ऑनेस्टली वेरी मच सेल्फ स्टडी। यूनिट 3 के अंदर 3 पार्ट है। रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, उसके बाद सेकेंड पार्ट इज गैट एंड द थर्ड पार्ट इज डब्ल्यूटीओ। डू यू वांट मी टू डिस्कस एनीथिंग इन पर्टिकुलर? 3 चीजें हैं। यूनिलैट टाइप्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स, आरटीएस। गैट जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसको निकाल कर हम लोग लेकर आए डब्ल्यूटीओ। सो दीज आर द 3 कॉन्सेप्ट्स। इफ यू वांट एनीथिंग, एनी हेल्प इन दीज कॉन्सेप्ट्स, यू कैन लेट मी नो। टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स एक बार। बेटा, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा प्यार। वन कंट्री ऑफर्स हेल्प टू अनदर कंट्री। सो बेटा, ये जो यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट होता है, द इंपोर्टिंग कंट्री ऑफर सर्टेन इंसेंटिव्स टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो दैट देर इज बूस्ट इन बोथ द कंट्रीज इकोनॉमीज। इस सिस्टम को बोलते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। सो जब एक डेवलप्ड नेशन अंडर डेवलप्ड नेशन को हेल्प करता है,
सर क्वेश्चन में कभी कभी कौन सी कंट्री G20 में थी ये चार ऑप्शन देते हैं, पर मॉड्यूल में नहीं दिया रहता है। बेटा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। देखो गूगल पर G20 के अंदर कौन सा कंट्रीज है उसका लिस्ट मिल जाएगा। फिर ले बायलैटरल का मतलब दो कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं तेरे को फेवर करेगा तू मेरे को फेवर करेगा तो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर देर आर मेनी कंट्रीज, वेर एज प्लूरीलैटरल के अंदर देर आर फ्यू कंट्रीज, मोर देन टू बट नॉट अ ग्रेट मेनी। सो बेटा अगर ऑर्डर वाइज बात करूं तो सबसे पहला ऑर्डर में क्या आएगा, यूनिलैटरल। दूसरा ऑर्डर में क्या आएगा, बायलैटरल। तीसरा प्लूरीलैटरल। और चौथा मल्टीलैटरल। ले क्लियर है। फिर रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट कैसे होते हैं, तो एक्चुअली में रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसमें सबसे पहला आता है यूनिलैटरल, दूसरा आता है बायलैटरल, फिर बेटा तीसरा जो है इट इज बाय द नेम ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट। ये ना आईसीएआई के मटेरियल के अंदर भी दिया हुआ है। सो देख, यूनिलैटरल, बायलैटरल, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, ये दिखा क्या। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट मतलब बिटवीन अ फ्यू कंट्रीज। फिर बेटा ट्रेडिंग ब्लॉक कोई अग्रीमेंट नहीं है। ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर चार कैटेगरी है। ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर आता है फ्री ट्रेड एरिया। आई रिपीट, ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर आता है फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। सो ट्रेडिंग ब्लॉक इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर और चार कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है फ्री ट्रेड एरिया। सो बेटा एक फ्री ट्रेड एरिया के अंदर जो भी कंट्रीज अग्रीमेंट में एंटर करते हैं दे विल हैव अ फ्री ट्रेड अमंग्स देमसेल्फ। सो रिमूवल ऑफ टैरिफ among the member nations of a free trade area। फिर आता है कॉमन कस्टम यूनियन, जहां पर आपस में तो ट्रेड फ्री है पर साथ में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ मतलब बाहर वालों के लिए टैरिफ सेम। फिर कॉमन मार्केट में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मनी, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिमूव्ड। It removes restrictions on the movement of capital, labor, land, entrepreneur। बोलो बराबर है। तो क्या हो रहा है बेटा, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। फ्री ट्रेड एरिया में सिर्फ आपस में ट्रेड फ्री, बाहर वालों के साथ तेरे को जो टैक्स चार्ज करने का है कर। उसके बाद आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के अंदर आपस में ट्रेड फ्री है, बाहर वालों के साथ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। कॉमन मार्केट में आपस में ट्रेड फ्री, बाहर वालों के साथ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, बट ऑल्सो रिमूव्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द मूवमेंट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
फिर आता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। बेटा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन में कॉमन मार्केट में जो होता है वो तो है ही, साथ में लेक करेंसी भी सेम होता है, उनका मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी सेम होता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। आर वी क्लियर? सो लेक दीज वर द टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स। उसके बाद गैट के बारे में बोला हुआ है, डब्ल्यूटीओ के बारे में बोला हुआ है। बेटा ऑल दिस यू नीड टू रीड इट वंस। गैट आउटडेटेड हो गया था, ओल्ड हो गया था, सिर्फ गुड्स के ऊपर फोकस करता था, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं था, सारे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैट को फॉलो नहीं कर रहे थे, बहुत सारा डिफिकल्टीज आ रहा था। तो हमने गैट को निकाल दिया और गैट के जगह पर क्या लेकर आए? डब्ल्यूटीओ लेकर आए। डब्ल्यूटीओ वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 1995। डब्ल्यूटीओ को गैट के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको रिजॉल्व करने के लिए लेकर आए। गैट सिर्फ गुड्स में डील करता था, डब्ल्यूटीओ गुड्स सर्विसेज आईपीआर में डील करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक राउंड था जिसका नाम था उरुग्वे राउंड। बेटा राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड का मतलब अ डिस्कशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सारे अलग अलग मीटिंग होता है। ये मीटिंग के अंदर उरुग्वे राउंड के अंदर डिसाइड किया गया कि गैट अभी काम नहीं करेगा। गैट को निकालो, डब्ल्यूटीओ को लेकर आओ। ये डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर है, डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट है। डब्ल्यूटीओ के सात छह सात पार्ट्स है। पार्ट 1 अग्रीमेंट है, पार्ट 2 गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स है, पार्ट 3 ट्रिम्स है, पार्ट 4 ट्रिप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, रिव्यूज, फिर अग्रीमेंट्स है। सो ये सब तुम लोगों को रीड वंस करना पड़ेगा बेटा, इसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। जो लेटेस्ट राउंड चल रहा था उसका नाम था दोहा राउंड। The most controversial topic of discussion in Doha round was agriculture, because the world wants to globalize agriculture, but the countries of the world do not want to globalize agriculture. Developed nation चाहता है कि agriculture में भी globalization आ जाए, underdeveloped nation ये नहीं चाहता है। फिर guiding principles are important, एंड विद दैट G20 समिट को लेकर ये यूनिट खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज, गो थ्रू दिस एंटायर यूनिट। बेटा मैंने आपको बोला था कि ये यूनिट पढ़ के आना है, तो अगर अब आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यासीन G20 का लिस्ट ऑफ कंट्रीज, यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल। अभी 3:15 हुआ है, 15 मिनट का टाइम, कितना टाइम चाहिए टू गो थ्रू यूनिट 3 and 4? 10 to 15 मिनट्स गो थ्रू करो। कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछो, नहीं रहेगा तो नेक्स्ट चैप्टर। लेक अगर तूने ये सब नहीं पढ़ा है, अंदर का माल मसाला, तो प्रॉब्लम है। यू विल हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन। ओके लेक, गो थ्रू कर, कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ। 3:30 बजे अपन कुछ डिस्कशन करने का रहेगा तो करेंगे। आप एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। सो यासीन पहले तो आवर्स, मैं तेरे को इसका शॉर्टकट बताऊं? मेरे को बता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे, मैं पहले तेरे को शॉर्टकट देता हूँ फिर लॉन्ग कट देता हूँ। तू मेरे को बता, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो तेरा दिमाग क्या बोलता रहेगा? टेबल्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2/3, मैथ्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3/2। टेबल बनाने का है तो मैथ खोना पड़ेगा, मैथ बनाने का है तो टेबल खोना पड़ेगा, बराबर?
गलत है ये, क्योंकि यहां पर आवर्स दिया है। तो जब यूनिट्स दिया रहेगा ना, तो तू वो लॉजिक लगा। यूनिट्स नहीं है, आवर्स है, तो उल्टा लॉजिक, 2/3 के जगह पर 3/2। तो तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है? 3/2 है। तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैट क्या है? 2/3 है। बांग्लादेश का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8/1 और मैट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1/8। बट अगर तेरे को उसका लॉन्ग कट, ये तेरा शॉर्टकट हुआ। ये तेरे को ये समझा क्या मैं क्या बोला वो? नॉर्मली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे करते हैं? टेबल के सामने कितना मैट खोया, मैट के सामने कितना टेबल खोया। पर यहां पर आवर्स के टर्म्स में दिया है, तो स्ट्रेट कैलकुलेशन। अभी मैं तेरे को लंबा चौड़ा लॉजिक देता हूं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 आवर्स। ये टेबल के लिए है। तो 3 आवर्स में कितना मैट बनेगा? इंडिया के लिए। 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटा। तो 3 घंटे में कितना मैट्स इंडिया बना सकता है? एक मैट को बनाने के लिए इंडिया को 2 घंटा लगता है। तो 3 घंटे में कितना मैट? तो 1.5 मैट। कहने से तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मैट 1.5 आया। सेम कैलकुलेशन इंडिया के लिए, मैट के लिए करेगा, तो 2/3। यही लॉजिक से करना है तो ये लॉजिक से कर, शॉर्टकट वाला लॉजिक से करना है शॉर्टकट वाले लॉजिक से कर, तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा। सो इंडिया का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मैट इज 1.5 मैट्स। यहां पर 0.666 मैट्स। बांग्लादेश का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 8 मैट्स। मैट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1/8। 1/8 मतलब 0.125 मैट्स। अब बांग्लादेश हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैट, क्योंकि मैट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू। इंडिया हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन टेबल, क्योंकि इंडिया का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बांग्लादेश के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर बांग्लादेश हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैट। बांग्लादेश को एक टेबल बनाने के लिए 8 घंटा, बांग्लादेश को एक टेबल को बनाने के लिए 1 घंटा। बांग्लादेश मैट में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है। सो बेटा ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तेरा आंसर डी है। चलो, कहना से ये हमने सप्लाई में ऑलरेडी पूरा सर्कुलर फ्लो पढ़ा था। थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन के अंदर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन से आता है आउटपुट, आउटपुट से आता है स्टॉक, स्टॉक से आता है सप्लाई, सप्लाई से आता है सेल्स, सेल्स से आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का होता है फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, लेबर इज अ ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल इज एन आर्टिफिशियल और मैन मेड रिसोर्स। लैंड का रिवॉर्ड रेंट है, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस है, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लैंड का इज परफेक्टली इन इलास्टिक, लेबर का रिलेटिवली इन इलास्टिक, कैपिटल का रिलेटिवली इलास्टिक। कौन सा फैक्टर एक्टिव, कौन सा फैक्टर पैसिव? सो लैंड पैसिव फैक्टर है, लेबर मोस्ट एक्टिव फैक्टर है, और कैपिटल एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है।
फिर लैंड इज अ परमानेंट और इंडिस्ट्रक्टेबल फैक्टर, लेबर इज अ पेरिशेबल फैक्टर, कैपिटल इज अ ड्यूरेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग लास्टिंग। मोबिलिटी, मूवमेंट का बात करें तो लैंड लीस्ट मोबाइल है, लेबर का रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है, और कैपिटल मोस्ट मोबाइल फैक्टर है। कहने से लैंड लैंड और लेबर दोनों हेट्रोजीनियस है, जबकि कैपिटल कैन बी होमोजीनियस। लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड में देर आर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, marginal product of land diminishes as more and more laborers are employed on a fixed piece of land. There are some factors which are fixed, there are some factors which are variable. Land is a fixed factor, labor is a variable factor. जब fixed factors के ऊपर variable factors का burden बढ़ेगा तो उसका marginal product diminish होगा। इसको हम बोलते हैं diminishing marginal returns where marginal product of labor falls। लेबर का जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग आता है, ये आपने 12th स्टैंडर्ड में एक्सेप्शंस टू द लेबर सप्लाई कर्व में पढ़ा है। लेबर एंड लेबरर आर नॉट द सेम, लेबर इज द वर्क, लेबरर इज द वर्कर। लेबर इज द वर्क और एफर्ट प्रोवाइडेड बाय द लेबरर। फिर बेटा प्रोडक्शन कैन बी अंडरस्टूड इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। बेटा अगर वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है मतलब ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सर फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसके वजह से आउटपुट पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। A factor which does not have an impact on output is called as fixed factor. A variable factor is that factor which changes the level of output. या अगर थोड़ा मॉडिफाई करके बोलूं, थोड़ा रेक्टिफाई करके बोलता हूं, कहना है इसे, जो फैक्टर पर आउटपुट डिपेंडेंट नहीं है वो फिक्स्ड फैक्टर, जो फैक्टर पर आउटपुट डिपेंडेंट है वो वेरिएबल फैक्टर। ए बराबर। सो बेटा प्रोडक्शन के अंदर यही है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। थियरी ऑफ प्रोडक्शन का शॉर्ट रन, थियरी ऑफ प्रोडक्शन का लॉन्ग रन, थियरी ऑफ कॉस्ट का शॉर्ट रन, थियरी ऑफ कॉस्ट का लॉन्ग रन। प्रोडक्शन के अंदर शॉर्ट रन लॉन्ग रन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ availability of factors of production. If at least one factor of production is fixed, that means some factors of production are fixed, some factors of production are variable. Whereas in the long run, all the factors of production are variable. शॉर्ट रन में जो लॉ पढ़ते हैं वो रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनेट आउटपुट, एक ही लॉ है, नाम अलग अलग है। जबकि लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल। यहां पर तीन कॉन्सेप्ट्स है, टीपी एमपी एपी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। और बेटा ये आपका शॉर्ट रन का लॉ है। चलो डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कोई डाउट है क्या? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला, उसका टेबल, उसका डायग्राम दे सकते हैं। तेरे को मिसिंग आइटम्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे यासीन। यस, तो उसके लिए तेरे को फॉर्मूला आना चाहिए। टोटल प्रोडक्ट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। सारे मार्जिनल को ऐड कर दे तो टोटल मिलता है। मार्जिनल ढूंढने के लिए टोटल में से टोटल को माइनस कर दे तो मार्जिनल मिल जाएगा। और एवरेज पर यूनिट होता है, डिवाइड कर दे। क्या तू ये फॉर्मूला से क्लियर है?
तो क्या तेरे को इसके क्वेश्चंस जमते हैं कि नहीं जमते हैं? अभी जमता है, अभी क्लियर है। बस मार्जिनल में दो फॉर्मूला है, एक टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस वन, और एक है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यूवीएफ। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करने का जब देर इज नो गैप। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करने का व्हेन देर इज गैप। तो यहां पर मेरा जो गैप, नो गैप इन क्यूवीएफ, डेल्टा वाला फॉर्मूला कब यूज करने का? जब क्यूवीएफ में गैप है। बोल बेटा, ये टेबल के अंदर क्यूवीएफ के अंदर गैप है क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज देयर एनी गैप? तो तू कोई भी फॉर्मूला यूज कर, आंसर करेक्ट है। पर अगर मैं बोलूं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो गैप है क्या? गैप है। तो डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज कर, हमेशा आंसर राइट ही आए। लेक, यासीन, अखिलेश, क्या ये क्लियर है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टीपी, एमपी, एपी, टेबल, डायग्राम, फॉर्मूला, कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत है? लेख को कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम। चलो अखिलेश, देख बेटा अखिलेश, डायग्राम कम्स फ्रॉम द टेबल। वाई एक्सिस पे टीपी, एमपी, एपी, एक्स एक्सिस पे क्यूवीएफ। पहले टोटल प्रोडक्ट राइजेस, it rises at an increasing rate. Why does total product rise at an increasing rate? Because marginal product rises at a faster rate. Why does marginal product rise at a faster rate? Because stage वन of production के अंदर वेरिएबल फैक्टर्स ज्यादा है, वेरिएबल फैक्टर्स कम है एज कंपेयर टू फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स ने फिक्स्ड फैक्टर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, जिसके वजह से टीपी और एमपी और एपी फास्टर रेट पर बढ़ रहे। फिर अखिलेश, स्टेज टू ऑफ प्रोडक्शन में टीपी राइजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीपी रीचेज मैक्सिमम एंड इज कांस्टेंट। जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी जीरो होता है। नाउ द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स एट अ फास्टर रेट। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स का बर्डन फिक्स्ड फैक्टर्स पे बढ़ने लगा, जिसके वजह से आउटपुट बढ़ तो रहा है पर हौले हौले। उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर टोटल प्रोडक्ट फॉल्स। टोटल प्रोडक्ट क्यों फॉल हुआ? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। अब क्या हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब वेरिएबल फैक्टर्स इतने बढ़ गए कि फिक्स फैक्टर्स उसका बर्डन उठा पा रहा नहीं है।
फिर बेटा एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली इट राइजेस then it falls. So in the diagram, if you observe, MP is greater than AP. At this point, MP is equal to AP. When MP is equal to AP, AP is maximum. और यहां पर MP is less than AP. So beta, when AP rises, MP rises at a faster rate. Therefore, it is completely above. MP can rise maximum or fall, but it is completely above. फिर MP falls at a faster rate. MP falls. AP also falls. बोलो बराबर है. सो अखिलेश देखो, इसके लिए सबसे पहला तो लॉ समझना पड़ेगा. लॉ क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है. एमपी राइज होता है तो आईएमआर, एमपी फॉल होता है तो डीएमआर, एमपी नेगेटिव तो एनएमआर. So this law has been divided into three stages: increasing marginal returns, diminishing marginal returns, negative marginal returns. So beta, I don't know what can I help you with. बट इसमें तो अगर तुझे लॉ समझा है, तुझे अगर ये टेबल समझा है और ये डायग्राम समझा है, तो एमसीक्यूज में कोई एरर ही नहीं होना चाहिए. तू मेरा नोट्स एक बार पढ़ के देख चैप्टर 3 का. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज. अब क्या ये डायग्राम क्लियर है? देख अखिलेश, मैंने ये तीनों स्टेजेस के बारे में लिखा हुआ है. टीपीएमपी एपी है, स्टेज 1 2 3 है. पहले स्टेज में टीपीएमपी एपी तीनों बढ़ रहा है. Why? Because variable factors are less than fixed factors. Variable factors are utilizing the fixed factors in a good manner. फिर स्टेज 2 के अंदर टीपी राइज हो रहा है बट एमपी एपी फॉल हो रहा है. तो एमपी और एपी का रिलेशनशिप डायरेक्ट हो गया. व्हेन एमपी राइजेस एपी आल्सो राइजेस. व्हेन एमपी फॉल्स एपी आल्सो फॉल्स. एमपी एपी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है बट एमपी एपी से फास्टर रेट पर राइज और फॉल हो रहा है. सो व्हेन एमपी राइजेस एपी आल्सो राइजेस बट एमपी राइजेस एट अ फास्टर रेट. When MP falls, AP also falls, but MP falls at a faster rate. बोलो क्लियर है? Therefore MP curve is completely above, या तो MP curve is completely below. देख, पिंक कलर का कर्व, रेड कलर का कर्व. पिंक कलर कंप्लीटली अबव है या तो पिंक कलर कंप्लीटली बिलो है. एमपी एपी में क्या हो सकता है? एमपी कैन बी इक्वल टू एपी, एमपी कैन बी ग्रेटर देन एपी, एमपी कैन बी लेस देन एपी. So MP greater than AP, MP rises, AP rises, but MP rises at a faster rate. Therefore, MP curve is completely above the AP curve. MP equal to AP, MP is equal to AP, AP is maximum, AP is constant, AP does not change. When MP is less than AP, MP falls, AP falls, but MP falls at a faster rate. MP curve is completely below the AP curve. Dash curve cuts the dash curve from dash at its dash point. MP curve cuts the AP curve from above at its maximum point. When MP is equal to AP, AP is maximized. जब AP मैक्सिमम है तो उसको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बोलते हैं. स्टेज 2 इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि वहां पर टीपी मैक्सिमम है. स्टेज 1 एंड 3 आर कॉल्ड एज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस. हम वहां पर ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर हमारा टीपी मैक्सिमम नहीं है. टीपी मैक्सिमम कब होता है? जब एमपी 0 होता है.
So when TP is maximum, MP is zero, that is the stage of operation. It is called as stage 2. इसीलिए लॉ का नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. फिर बेटा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट ऑफ डिविएशन. इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच टीपी राइजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. यहां तक इंक्रीजिंग रेट पर राइज हुआ. फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. जिस पॉइंट से डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ना शुरू हुआ वो पॉइंट है इन्फ्लेक्शन का. इट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग स्टेज 1 एंड करते थे मैक्सिमम ऑफ एमपी पे. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्टेज 1 एंड करते थे मैक्सिमम ऑफ एमपी पर. जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने स्टेज एंड किया एट द मैक्सिमम ऑफ एपी. बोलो क्लियर है? श्योर हो? सो ये हो गया अपना शॉर्ट रन. फिर बेटा ये है लॉन्ग रन. लॉन्ग रन के लिए तेको पता होना चाहिए व्हाट इज एन आइसो क्वांट, व्हाट इज एन आइसो कॉस्ट. All the points on one isoquant give you the same level of output using different combinations of two input. लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करके जब कोई भी पॉइंट सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा तो वो आइसो क्वांट. आइसो का मतलब इक्वल, क्वांट का मतलब आउटपुट, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट. सो यहां पर आप तीन डायग्राम देख रहे हो. बेटा आइसो क्वांट के बाद आया था आइसो कॉस्ट. आइसो कॉस्ट का मतलब all the points on one iso cost give you the same total expenditure of using two factors of production. So बस जैसा indifference कर्व वैसा iso quant, जैसा बजट लाइन वैसा iso cost लाइन. Indifference कर्व में all the points give you the same level of satisfaction. iso quant में all the points will give you same level of output using different combinations of two input. आई बजट लाइन के अंदर ऑल द पॉइंट्स में यू आर यूटिलाइजिंग योर एंटायर बजट. आइसो कॉस्ट में भी यू आर यूटिलाइजिंग योर एंटायर बजट फॉर परचेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. In the three diagrams that you see, the iso quant represents the output, whereas the gap between the iso quant represents the input. बोलो बराबर है? पहले वाले डायग्राम में देख गैप कम हो रहा है, दूसरे वाले डायग्राम में गैप कांस्टेंट है, तीसरे वाले गैप में गैप बढ़ता जा रहा है. गैप इज योर इनपुट. तो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. जितना इनपुट उतना आउटपुट, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. इनपुट ज्यादा लगा, आउटपुट उसके कंपैरिजन में कम आया. आउटपुट बढ़ रहा है पर इनपुट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो डीआरटीएस. आर वी क्लियर? किसी को इसमें डाउट है तो मेरे को बताओ. लेख समझा है? चैप्टर 2, 3, 4 के लिए मॉड्यूल का एमसीक्यूज इनफ है. बेटा मैं तुम लोग को अभी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए देता हूं. प्रोफेशनल एकेडमी के मटेरियल से क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करो. क्वेश्चन 1 to 60
मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं. Do you want that much time? Question number one. I don't know whether you want that much time or not. बेटा जवाब दो. Do you want to solve these 60 questions? Shall I give you time for these 60 questions? सॉल्व करो. और कोई डाउट रहेगा तो वो मैं सॉल्व करके देगा. आई विल स्टार्ट द डिस्कशन एट 4:45 इफ यू वांट. चलो. डू यू वांट मी टू सॉल्व एनी ऑफ द एमसीक्यूज? आई हैव गिवन इनफ टाइम. आई होप ज्यादातर एमसीक्यूज सॉल्व हुए हैं. एक एक करके बात करते हैं अखिलेश. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is true? The answer is A. The answer is B. Savings can be influenced by government का policies. गवर्नमेंट का पॉलिसी फेवरेबल रहेगा तो सेविंग्स बढ़ेगा. गवर्नमेंट का पॉलिसी अनफेवरेबल रहेगा तो सेविंग्स घट जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन? द आंसर इज ए. इनोवेशन. मेरे को लगता नहीं है कि तूने ये चैप्टर पढ़ा है. तू अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ता, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्ट्रोप्रेन्योर. ऑन्ट्रोप्रेन्योर का मेन फंक्शन होता है टू इनोवेट. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 18. द आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट. मतलब सब कुछ रिलेशनशिप में होता है पर एक चीज नहीं होता है. व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट. क्या ये ट्रू है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तो गलत है. एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम तो एमपी इज इक्वल टू एपी है. सो ये डायग्राम में ये पॉइंट है. जब एमपी मैक्सिमम होता है उसको तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं. तो आपको समझना पड़ेगा. आपको एक्सेप्ट पूछा है. आंसर डी. डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है. ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ये लॉ शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में नहीं है. शॉर्ट रन के लॉ क्या थे? आईएमआर, डीएमआर, एनएमआर. लॉन्ग रन में आईआरटीएस, सीआरटीएस, डीआरटीएस. So, Akhilesh, I don't think so. You are well prepared with this chapter. You will have to go through the details of this chapter. मार्जिनल, ये शॉर्ट रन में कौन सा लॉ? तो रिटर्न्स टू फैक्टर. लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल. लॉन्ग रन में आईआरटीएस, सीआरटीएस, डीआरटीएस ये सब पढ़ा था. तो शॉर्ट रन में आएगा, लॉन्ग रन में नहीं आएगा. डीएमआर. Lake and Akhilesh, I really don't know what is.
it that you are not understanding. Question number 20. डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है। आंसर आएगा बी। जब वेरिएबल इनपुट को फिक्स्ड इनपुट पे ऐड करेंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो जाएगा। सो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो गया तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। नेक्स्ट वन, यासीन। दो का टोटल आउटपुट 100 प्लस 80 180। टोटल प्रोडक्ट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। 26, the answer is D. Which of the following will not happen? आइसो क्वांट पे अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए तो क्या नहीं होगा? लेवल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑन वन आइसो क्वांट गिव यू द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। आपको पूछा है वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आउटपुट के बदलने के वजह से बदलता है। सो जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। आउटपुट चेंजेस, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस। बोलो, आर वी क्लियर विथ 25 26? नेक्स्ट इज 32 33। शॉर्ट रन। अखिलेश लेक्चर में तो ध्यान दे दे मेरे भाई। शॉर्ट रन, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड as long as at least one input is fixed। बराबर है अखिलेश। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब DRTS। इनपुट 10%, तो इनपुट से कम विल बी आउटपुट। आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%। वापस आपका लेक्चर में ध्यान नहीं। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर इनपुट बढ़ा आउटपुट बढ़ा, इनपुट का प्रोपोर्शन ज्यादा से बढ़ा। तुम लोग ये चैप्टर प्रिपेयर करके नहीं आए हो। ये सब एमसीक्यूज घर पे से सॉल्व करके आना चाहिए था। आई डोंट सी यू प्रिपेयर्ड विद दिस चैप्टर, आई एम सॉरी टू से दैट। 38, all alternative combinations of two inputs that give you the same level of output। So all the points on one isoquant give the same level of output। आंसर सी है। 38 का आंसर बी दिया है, मे बी सम एरर। आंसर सी है। अपन ने पढ़ा तो था। कोई बात नहीं यासीन, अभी क्लियर है। श्योर हो? बोलो और कोई एमसीक्यू जिसमें कोई डाउट हो।
बोलो अभी क्या करना है। डू यू वांट मी टू कवर थियरी ऑफ कॉस्ट? आप लोगों ने थियरी ऑफ कॉस्ट रिवाइज किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो मेरा रिवाइज करके कोई फायदा नहीं है। अखिलेश, मैं क्या बताऊं अभी। व्हाट अबाउट लेक, व्हाट अबाउट यासीन? So do you want me to cover theory of cost and chapter number 4 in tomorrow's class or do you want me to cover it right now? क्या आप कल करके आएंगे अखिलेश? लेकिन यासीन, कल करेंगे तो चलेगा। अखिलेश ने नहीं किया है तो उसको समझ में नहीं आएगा फिर कुछ। तो अखिलेश, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कल के क्लास में आप पूरा चैप्टर 4 और चैप्टर 3 का थियरी ऑफ कॉस्ट रिवाइज करके आएंगे? देखो कल का लेक्चर आई माइट स्टार्ट एट 3 और 3:30। वी माइट नॉट स्टार्ट एट 2:30 टुमारो। एंड 3:30 से लेकर 6:30 में सब कुछ रिवाइज करवा कर हो जाएगा। थियरी ऑफ कॉस्ट एंड चैप्टर नंबर 4। कोई है जिसको चैप्टर नंबर 4 में कोई मेजर इश्यूज है? लेख अखिलेश, यासीन पक्का? तो आज है ना बेटा यासीन, तू अच्छे से चैप्टर 4 रिवाइज कर ले। तो पर लेख अखिलेश एंड यासीन देखो, अच्छे से रिवाइज करके आना पड़ेगा। चलेगा आप लोगों को? सो आप लोग अभी जैसे कि लेक एंड यासीन, यू शुड कवर थियरी ऑफ कॉस्ट का एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज। तो कल के लेक्चर में इतना सब करके आ जाओ चलो। दैट्स इट फॉर टुडे देन। चलेगा तुम लोगों को पक्का? सो टुमारोज टाइम आई विल लेट यू नो। शायद कल का लेक्चर में 3 या 3:30 बजे स्टार्ट करूंगा। अखिलेश, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, सब पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इकोनॉमिक कॉस्ट। फिर चैप्टर नंबर 4 भी करना पड़ेगा, है ना? तो आप लोग अच्छे से कवर कर लो, कोई डाउट रहेगा तो मेरे को बता दो। चलो तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 9। कल के लेक्चर के लिए 1.5 चैप्टर बचा है, वो हम लोग कल के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर, तो अपने पास टाइम नहीं रहेगा। प्लीज 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 रिवाइज करके आना। पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना। चैप्टर 3 पूरा, चैप्टर 4 पूरा। लेख तेरा भी बहुत सारा एरर्स हुआ था, चैप्टर 3 में भी हुआ है। प्लीज वो एरर्स को रेक्टिफाई करो।